प्रबंध समिति के सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठे शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बेहतर व्यवस्था की है। प्यारे बच्चों, आज आज़ादी का हम 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं और 77वें में प्रवेश कर रहे हैं। आज 76 पूरा हुआ, 77वां शुरू हुआ। बच्चों, आपने अभी तक जो भी प्रस्तुति की है बहुत अच्छा लगा। अभी एक बिटिया ने स्पीच दिया है, बहुत अच्छा स्पीच दिया है। सबको समाहित करके बहुत कम शब्दों में स्पीच दिया है, जो काबिल तारीफ है। मैं इस मंच के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पे आपको बधाई देता हूँ विशेष रूप से, और साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप अपने अग्रज से प्रेरणा लें और आप भी अच्छी स्पीच दें, अच्छी सोच रखें ताकि देश तरक्की करे। अभी पिछले वक्ताओं ने आदरणीय संस्थापक डॉक्टर बेनी माधव पांडे जी की चर्चा की। वाकई वो दिव्य पुरुष थे, ये निसंदेह है। इसमें बैठे सीनियर लोगों को मालूम होगा, वो इतने दिव्य पुरुष थे। बेला बांध को उन्होंने बनवाया था, 9 किलोमीटर का बांध अकेले बनवा दिया था 3 महीने 23 दिन में। 3 महीने 23 दिन में आज से 70 साल पहले उस दिव्य पुरुष ने 9 किलोमीटर का बांध बंधवा दिया और अपने नाम का शिलापट्ट भी नहीं लगने दिया, क्योंकि वो वाकई धरती माँ के सच्चे सपूत थे। वो अपने काम से जाने जाते थे, नाम के लिए वो नहीं मरते थे। इस पिछड़े कछार इलाके में इतनी बड़ी संस्था, मेरे ख्याल से 50 वर्ष से ऊपर हो गए इस संस्था को स्थापित हुए, तब कोई विद्यालय नहीं था। उस समय इस विद्यालय को स्थापित किया। यहाँ की उपेक्षा देखकर तिलमिला गए और अपने कार्य को अंजाम देने के लिए लग गए। उन्हें भी मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रूप से शीश नवा के प्रणाम करता हूँ। और हम चाहते हैं इस मंच पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिका प्रबंध समिति के सदस्य और नवनियुक्त आदरणीय प्रबंधक डॉक्टर लाल साहब पांडे जी, विशेष रूप से शीश नवा के प्रणाम करें। ऐसी विभूतियाँ अगर देश के हर जनपदों में, हर ब्लॉकों में हो जाए तो शायद हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। वार्ता के क्रम में मन बड़ा भारी है, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि देश सही दिशा में इस समय जा नहीं रहा है। इस समय हमारा देश सही दिशा में जा नहीं रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर न होता तो शायद मैं आता भी नहीं। महीने भर से मैंने कोई प्रेस मीटिंग, कोई जनसभा नहीं की है। मन बड़ा आहत, बड़ा दुखी है, बहुत ही दुखी है मणिपुर की घटना लेकर। यहाँ आप लोग तो भी बच्चे हैं, लेकिन मंच पे बैठे सारे लोग मेच्योर्ड हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पीड़ा है कहाँ है। अपनी सरकार केंद्र में और प्रदेश में होने के बावजूद महिलाओं की, बहु बेटियों की इज्जत अगर हम सुरक्षित न कर पाए तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हमें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न किया है पहली बार। अब तक मैंने बहुत सम्मान दिया, उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। बराबर आदान प्रदान विचारों का हमारा होता है, लेकिन मणिपुर की घटना ने मुझे इस कदर हिला दिया
कि मैं निशब्द हो गया, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। जहाँ बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, वहाँ ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है। बच्चों, आप सभी कल के भविष्य हो। एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिट इंडिया की। अभी भारत फिट नहीं हुआ। हम आज़ादी तो लड़े, हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमें बैठने के लिए जगह और जमीन दे दी। वो तो सुख नहीं भोगे, उसका सुख तो हम और आप भोग रहे हैं। लेकिन यही स्थिति अगर रही सत्ता में बैठे लोगों का और विपक्ष में बैठे लोगों का सोच अगर गंदा रहा तो शायद भारत कभी विकास नहीं कर पाएगा। मुझे अब सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इस भारत का। इस घटना के बाद से सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक बड़ी उम्मीद थी, नई क्रांति आई थी। नो डाउट हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं और वर्तमान में उनसे बेहतर कोई नहीं है, ये भी सही है। लेकिन मैंने प्रश्न किया है कि कौन सी मजबूरी है कि आप कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हो गई, जहां आज विदेशों में कम से कम 15-20 देशों में हमारे झंडे को सलाम किया जाता है। माननीय मोदी जी के आने के बाद से हमारा गौरव बढ़ा है। पापुआ गिरी का प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का पैर छुआ सार्वजनिक रूप से, जो बड़े गर्व की बात है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश का पैर नहीं छुआ था प्रधानमंत्री का। लेकिन वो सब धूमिल हो गया, वो सारी चीज़ें धुल गई, बेकार हो गई। जहाँ महिलाओं की इज्जत नीलाम कर दी गई, दौड़ा के नग्न डांस हुआ सड़कों पे, मारा मारी हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये गंदा काम किया है, क्या उनके घर बहू बेटियां नहीं हैं? लेकिन उनके खून में ही दोष है, मुझे लगता है उनके खून में ही दोष है, वरना ऐसा कार्य नहीं होता। हमारी संस्कृति की परिभाषा विदेशों में परिभाषित की जाती है कि अगर सभ्यता सीखना है तो भारतीयों से सीखो, लेकिन अब हम भारतीय भी असभ्य हो गए। इसलिए एक और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सामाजिक और आर्थिक लड़ाई एक बार पुनः लड़ने की जरूरत है। और आप में से ही कोई भगत सिंह बनेगा, चंद्रशेखर आजाद बनेगा, सुखदेव बनेगा, राजगुरु बनेगा, और तभी भारत फिट होगा। फिट इंडिया अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि देश गलत दिशा में जा रहा है। साथियों, सारी व्यवस्थाएं हमारी आप पे निर्भर है, क्योंकि कल का भारत आप हो, इसलिए आपको बताना जरूरी था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानकारी देना भी आवश्यक है कि हमारा देश कुछ दिग्भ्रमित हो गया है, और कल के भविष्य आप हो, कल भगत सिंह आप हो, चंद्रशेखर आजाद आप हो। इसलिए एक बार आपको लड़ाई पुनः लड़नी पड़ेगी, तभी इस देश में सुधार आएगा। सुधार की आवश्यकता है साथियों। आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपसे एक वचन जरूर लेके जाता हूँ कि आप जुल्म नहीं सहोगे, जुल्म करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दोगे। ये ठान के आज जाना इस अवसर पे, तभी स्वतंत्रता में आने का सही माने आपके साथ सार्थक होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है स्वतंत्रता में बैठने का, हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम जुल्म सह के बर्दाश्त कर जाते हैं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप यहाँ लड्डू खाने से पहले ये संकल्प लेके जाना, अगर आपके ऊपर जुल्म हुआ तो उसका प्रतिकार आप पुरजोर तरीके से करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने हमारे आज़ादी के दीवानों के साथ जब जुल्म किया तो उन्होंने पुरजोर प्रतिकार किया, जिसका परिणाम रहा आज हमें बैठने के लिए जमीन मिल गई। ठीक
ठीक उसी तरह से एक और आज़ादी आपको लड़नी है, आर्थिक और सामाजिक लड़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दुख की वजह से मैं बोल नहीं सकता। धन्यवाद।